हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप लोगों की जेईई मेंस की तैयारी बड़ी ही अच्छी चल रही है। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है गोस थ्योरम, इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है गोस थ्योरम और उसके एप्लीकेशन कि जेईई मेंस 2021 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे के सारे सोल्व करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अभी आपको स्क्रीन पे जितने भी टॉपिक दिखाई दे रहे हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिनका आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उनके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे या फिर उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहां जाके इन चीज़ों को भी एक्सेस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्जेस नहीं है। आज की इस वीडियो में गोस थ्योरम और उसके एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ सारे वीडियोस के अंदर, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोस के अंदर आपको जो है नीचे टाइम स्टैम्प मिलेगा, जिसके अंदर आपको टाइम मिलेगा कि कहाँ से कहाँ तक कौन सा क्वेश्चन डिस्कस किया गया है। तो आपको जिस भी पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है, आप डायरेक्टली वहां जाके भी देख सकते हैं और अपना टाइम सेव कर सकते हैं। अभी आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ट्राई करें जितना टाइम सेव हो सकता है करें। सिंपल, आप जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपका क्वेश्चन है, आप अगर उसे सोल्व कर रहे हैं तो लिखा होगा कि वो जेईई मेंस के कौन से अटेम्प्ट में आया था। तो वो आपको नीचे टाइम स्टेप में मिल जाएगा कि हाँ, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व किया हुआ है। डायरेक्टली आपका टाइम बचेगा, डायरेक्टली वहां जाके आप उस चीज को कर सकते हैं। जितना हमारी तरफ से जो है आपके लिए आपको कम टाइम लगे चीजों को एक्सेस करने में, और जो है क्वालिटी की चीज आप तक पहुंच सके, हम वो सारी चीजें कर रहे हैं। ठीक है, तो आप एक बार जरूर चेक करें इन सारी चीजों को। चलो बिना देरी की स्टार्ट करते हैं। गोस थ्योरम और उसके एप्लीकेशंस के जेईई मेंस के किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, वन बाय वन करके सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इनका भी आपको सब कुछ नोट्स, टाइम स्टैम्प, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस के साथ। जेईई मेंस 2021 24 फरवरी को आया था। आपका ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जैसे कि आपकी स्क्रीन पे है। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पढ़ने का और समझने का ट्राई करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज है 12 माइक्रोकुलम का, जो 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा गया है वर्टिकली अबाव ऑफ अ सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको बताना है कि कितना फ्लक्स जो है इस स्क्वायर से पास करेगा, है ना, कितना पास करेगा। तो ये जो खाली जगह है ये आपको भरनी है, न्यूमेरिकल टाइप का है, न्यूमेरिकल आंसर आएगा वो आपको फिल आउट करना है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो, ऐसा क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के बेक एक्सरसाइज में भी दे रखा है। बोर्ड वाले जो आपके क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस ईयर, वहां पे भी पूछ रखे हैं। आपने टर्म वन ये भी प्रिपरेशन की है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपके सामने आया होगा, अगर आपने अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं तो। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है, देखो अभी हम जो है अच्छे से मतलब इस पर्टिकुलर एक स्क्वायर से जो है अपन नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर मैं ऐसे स्क्वायर लगा दूं 5 इसके आसपास, ठीक है ना, अभी ये तो बीच वाला स्क्वायर है। अगर मैं सोचो कि इसके आसपास 5 और स्क्वायर लगा दूं, ये तो सबसे बॉटम वाला हो गया। इसके आसपास अपन 5 और स्क्वायर लगा देते हैं। एक इधर लगा देते हैं, एक सामने लगा देते हैं, उसी तरीके से एक यहाँ लगा देते हैं और एक ऊपर लगा देते हैं। अगर आप ध्यान से देखो क्यूब बन चुका है, ठीक है ना। इस क्यूब की साइड कितनी है, 12 सेंटीमीटर। इस क्यूब की साइड है 12 सेंटीमीटर। और जो चार्ज है वो कहाँ रखा हुआ है, चार्ज जो है इसके सेंटर पे रखा हुआ है एक तरीके से। क्यों, तभी तो देखो इसके वर्टिकल जो है 6 सेंटीमीटर ऊपर आ हुआ है, तभी जो है इसके वर्टिकल 6 सेंटीमीटर ऊपर आ पाएगा। अब देखो जो जो ये चार्ज है, इस क्यूब की कितनी फेसेस है, 6 फेस है। 6 की 6 फेस स्क्वायर है, वहां से सिमेट्रिकली जो है आप कह सकते हो सिचुएटेड है। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब हम जो है गोस थ्योरम लगा के, क्योंकि अब ये क्लोज सरफेस बन चुका है, हम गोस थ्योरम लगा के इस पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स जा रहा है वो निकाल सकते हैं। एंड ड्यू टू सिमेट्री इस स्क्वायर से जो है 1/6 पार्ट जाएगा। तो सबसे पहले मैं टोटल फ्लक्स निकाल लेता हूँ कि टोटल फ्लक्स कितना पास होगा। तो टोटल फ्लक्स पास होगा Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। कितना होगा, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट जो है टोटल फ्लक्स पास होगा। अब इस नीचे वाली जो फेस है, यानी कि जिस स्क्वायर से अपना पूछा जा रहा है, मैं उसको शेडेड कर देता हूँ। इससे कितना फ्लक्स पास होगा अगर वो अपने को निकालना है, तो ड्यू टू सिमेट्री मैं बोल सकता हूँ कि जितना टोटल फ्लक्स है उसका डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। तो अब अगर इसे सोल्व करना चाहें तो ये क्या आ जाएगा, क्यू टोटल है क्यू बाई ये 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब अपने को कुछ नहीं करना है, अब अपने को जो है वैल्यूज पुट करनी है। क्यू की वैल्यू है 12 माइक्रोकूलम, 12 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 6। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है आपकी 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है, ये गया आपका 2 टाइम्स, तो 5 विल बी इक्वल्स टू 2 ओवर 8.85 इंटू 10 पावर ऊपर जाएगा 6 बन जाएगा, 6 बन जाएगा। यहाँ 10 पावर आपको 3 रखनी है तो 3 इसको दे देते हैं, तो 5 विल बी इक्वल्स टू
2000 डिवाइडेड बाई 8.85 इंटू 10⁻6 10⁻6। अब इसे सोल्व करना है। इसे सोल्व करते ही आपका आंसर आपके सामने होगा। इसे सोल्व करते ही आपका आंसर आपके सामने होगा, ठीक है ना। आंसर आपका करीब करीब आएगा 9 है ना, ये लगभग लगभग 9 है। ये 18 से जाता है तो 2 से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया आपका। अगर मैं आपको अप्रोक्स बताऊं तो ये आप 2.3 लेके 2.3 इसका आ जाएगा और 2 0 लगा दे तो 230 के आसपास कहीं ना कहीं आपका आंसर आ जाएगा। आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लेना, फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट वाइज जो है क्वेश्चन जो है एकदम बढ़िया है और सिंपल भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। ये 2020 का है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है इसलिए डाला गया है ना। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कम ही देखने को मिलते हैं। एन इलेक्ट्रिक फील्ड E vector is equals to 4x I cap minus y square plus 1 j cap। आप अगर ध्यान से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, ऐसा है नॉन यूनिफॉर्म है। अब ये किसी बॉक्स से पास होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू सरफेस ए बी सी डी। अब ए बी सी डी ढूंढो कौन सी है, ए बी सी डी सबसे टॉप वाली ये वाले, ठीक है। एंड बी सी जी एफ, बी सी जी एफ ये वाली है ना, बी सी जी एफ। तो यहाँ से फ्लक्स निकालना है। यहाँ का फ्लक्स बोल रहे हैं कि अगर φ1 और φ2 है तो φ1 माइनस φ2 की वैल्यू कितनी होगी। तो फ्लक्स निकालने के लिए एरिया वेक्टर चाहिए होता है। यहाँ का एरिया वेक्टर कुछ यहाँ पे इस तरीके से आएगा और यहाँ का एरिया वेक्टर कुछ ऊपर जाएगा कुछ इस तरीके से, है ना। इसे मैं a1 लिख देता हूँ, इसे मैं a2 वेक्टर लिख देता हूँ, है ना। ऐसा ही है, ठीक है। a1 वेक्टर और a2 वेक्टर हम लोगों ने लिख दिया। अब फ्लक्स चाहिए, फ्लक्स चाहिए तो फ्लक्स का सिंपल फॉर्मूला हम लोगों को पता होता है कि फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए होता है। फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए होता है ना। ई डॉट ए होता है। तो अगर आप यहाँ देखो तो ए वन वैक्टर निकालना पड़ेगा और ए टू वैक्टर निकालना पड़ेगा। ए वन वैक्टर की डायरेक्शन क्या है, जेड डायरेक्शन में है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड होगा आपका, अगर आप साइड देखो ये, अगर आप ये साइड देखो तो ये वाली साइड जो है 3 दिखाई दे रही है। ये वाली जो साइड है कितनी दिखाई दे रही है, 3 दिखाई दे रही है। एंड ये वाली जो साइड है वो कितनी दिखाई दे रही है, 2 दिखाई दे रही है, ठीक है। और इसमें अगर मैं देखूं, इसमें अगर मैं देखूं तो ये वाली साइड कितनी है, ये वाली साइड जो है वो 2 है, ये भी बना देते हैं लगे हाथ। और जो ये वाली साइड है ये भी कितनी है, 2 है, ठीक है। तो ये साइड्स मैंने बना दी। कैसे, अगर आप ध्यान से देखो ना तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू देखनी चाहिए क्योंकि x डायरेक्शन में जा रहा है। तो x का कोऑर्डिनेट 0 से 3 हो गया तो ये 3 हो गया। यहाँ से यहाँ आ रहे हो तो y की डायरेक्शन में, तो y का कोऑर्डिनेट देखो 0 से 2 हो गया तो ये डिस्टेंस 2 हो गई। अब मैं जब यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया तो ध्यान से देखो यहाँ z डायरेक्शन में जा रहा है तो z की वैल्यू 0 से 2 हो गई, मतलब ये वैल्यू पक्की बात है कि 2 रही होगी। आई होप आपको चीज समझ में आ रही है कि कैसे मैंने यहाँ पे ये बनाया है, ठीक है। नहीं तो एक बार वीडियो पॉज करके आराम से देख लीजिए, तभी आगे के समझ में आएगा। अब a1 वेक्टर जो है वो लिख लेते हैं एक बार। a1 वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, a1 वेक्टर विल बी इक्वल्स टू, a1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा 3 × 2 6 एंड डायरेक्शन होगी देखो z की डायरेक्शन में यानी कि k है। सिमिलरली a2 वेक्टर क्या होगा, a2 vector will be equals to 2 into 2 4 and direction will be your x, है ना, it means I cap। ओके, आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ चुका है। अब अगर अपन मैं φ1 कैलकुलेट करना चाहूँ, अगर हम φ1 कैलकुलेट करने जाए तो वो होगा E1 बोल देता हूँ ना, अच्छा ऊपर वाला E1 बोल देता हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, E1 वेक्टर एंड E1 वेक्टर डॉट A1 वेक्टर। देखो E1 वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, E1 E वेक्टर तो ऐसा है लेकिन यहाँ पे x और y है तो x और y की वैल्यू देखनी पड़ेगी। यहाँ पे x और y की वैल्यू देखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ना x और y की वैल्यू मैं ना भी देखूं, चलो देख लेते हैं कि यहाँ पे x और y की वैल्यू कितनी है। क्योंकि देखो z तो फिक्स है, z तो फिक्स है ना। x और y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे x की वैल्यू है अगर आप ध्यान से देखो 3, नहीं x की वैल्यू वेरी हो रही है, x की वैल्यू वेरी कर रही है, y की वैल्यू भी वेरी कर रही है, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, अगर आप ध्यान से देखो ना तो 4x आई कैप बनेगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 जे कैप, ये चीज बनेगी। अब इसका डॉट करना आपको 6k कैप के साथ, 6k के साथ, तो जब i का k के साथ डॉट होगा वो भी 0 हो जाएगा, j का k के साथ होगा वो भी 0 हो जाएगा। कुल मिला के जो φ1 है, φ1 विल बी इक्वल्स टू 0,
φ1 विल बी इक्वल्स टू 0, φ1 की वैल्यू 0 आ गई। अब अगर मैं φ2 को देखूं तो φ2 जो होगा वो आपका e2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर होगा, e2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर होगा। अब e2 मतलब यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए e2 वेक्टर। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो x की वैल्यू कितनी है, देखो y की वैल्यू तो वेरी कर रही है लेकिन x फिक्स है। यहाँ पे x की वैल्यू फिक्स है 3, x की वैल्यू फिक्स है 3, तो x की वैल्यू डाल देता हूँ मैं 4 इंटू, एक बार चलो x पढ़ा रहने दो, 4x आई कैप माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 जे कैप इंटू a2 कितना है 4 आई कैप। तो i वाला i से मल्टीप्लाई होगा, i डॉट j कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगी। तो φ2 विल बी इक्वल्स टू 4x आई कैप और ये 4 और i इंटू आई हो गया 1, तो φ2 ये आया। अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे x वेरी नहीं कर रहा है, x की वैल्यू कांस्टेंट है, कितनी है 3 है। इस फेस पे, पूरी फेस पे x की वैल्यू जो है 3 है, चाहो तो चारों के चारों कोऑर्डिनेट देख लो, x की वैल्यू 3 है हमेशा। तो अगर आप φ2 देखोगे तो φ2 कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर मैं 3 डालूं तो 4 इंटू 3 12 इंटू 4 36, तो φ2 आ गया 36। और φ2 माइनस φ1 कितना हो जाएगा, वो भी 36 हो जाएगा, वो भी कितना हो जाएगा 36 माइनस 0, 36 ही होना है, ऑब्वियस ही बात है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 36, न्यूमेरिकल टाइप का था, आंसर हो गया 36। देखो अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अगर एरिया वेक्टर वगैरह की नॉलेज एकदम ढंग से है तब ये क्वेश्चन हो पाता है। एक और तरीका होता है करने का कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स और वाई डायरेक्शन में है, एक्स और वाई डायरेक्शन में है, ठीक है ना, तो मतलब कि एक्स की डायरेक्शन जब देख रहे हो तो आप सिर्फ एक्स वाला इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, ठीक है, और वाई की डायरेक्शन में अगर आप निकाल रहे हो तो सिर्फ वाई वाला इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, क्योंकि बाकी जो है उस प्लेन में, उस प्लेन को जो है बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट नहीं कर पाएगी, है ना, वहां से। लेकिन वो चीज थोड़ी सी आपके लिए समझनी मुश्किल हो जाती है, तो मैंने कैलकुलेशन वाले तरीके से प्रॉपर फॉर्मूले से आपको इस चीज को समझा दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था जेई मेंस 2021 17 मार्च को आया था ना। क्या बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस तरीके से है ना, कांस्टेंट है, ध्यान से देखो, वेरी नहीं कर रहा है, एक्स और वाई पे डिपेंड नहीं कर रहा है, दोनों डायरेक्शन में है लेकिन कांस्टेंट है, और जहां पे ई नोट की वैल्यू ये है। तो बोल रहा है कि द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू रेक्टेंगुलर सरफेस एरिया आपको दे दिया, जो वाई और जेड प्लेन के क्या है पैरेलल है ना, जो वाई और जेड के पैरेलल है। तो सबसे पहले तो इसका एरिया वेक्टर बनाना पड़ेगा, उसके बाद तो फ्लक्स का सिंपल फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, ई डॉट ए। तो y और z के अगर कोई, ध्यान से देखना, अगर y और z के पैरेलल होता है, y और z के अगर पैरेलल होता है, यानी कि वो प्लेन यहाँ कहीं आ रहा होगा, है ना, इस तरीके से, इस तरीके से आ रहा होगा, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, एरिया वेक्टर विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ, एरिया वेक्टर विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ, कौन सी डायरेक्शन में होगा, ऑब्वियस ही बात है नेक्स्ट डायरेक्शन में, तो आई कैप लगेगा, है ना। और वैल्यू आपको 0.4 दे रखी है, वैल्यू आपको 0.4 दे रखी है। तो एरिया वेक्टर हमने फटाक से निकाल लिया इतनी चीज समझने के बाद कि एरिया वेक्टर जो है वो कितना है 0.4 आई कैप है। और ई वेक्टर आपको दे ही रखा है 2/5 ई नॉट आई कैप प्लस 3/5 ई नॉट जे के। अब कुछ नहीं करना, अब डॉट प्रोडक्ट करना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व है। तो फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू, फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू ई डॉट ए, ई डॉट ए, यानी कि देखो आई का आई से डॉट होता है, जे का जे से होता है, तो डायरेक्ट आई वालों को मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट आई वालों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2.5 वी नॉट इंटू 0.4, वी नॉट की वैल्यू डाल दो, तो 5 विल बी इक्वल्स टू 2/5 इंटू ई नॉट कितना है 4 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 0.4। अब इसे सोल्व करना पड़ेगा, जैसे इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ गया आपका 4 इंटू 4 6, 1.6 कर दिया इसने, और 3.2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 की पावर 3, तो ये आ गया आपका 3200 डिवाइडेड बाई 5, और ये आंसर आ जाएगा आपका आई थिंक 640, है ना, 640 आ जाएगा। हाँ ठीक है, बाकी आप कैलकुलेशन देख लेना, इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी रीजन में, देखो सेम टाइप का क्वेश्चन, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, एक मार्च में तो एक दूसरा फरवरी में, लेकिन थोड़ा सा अलग है। क्या है, द रेशियो ऑफ फ्लक्स ऑफ रिपोर्टेड फील्ड थ्रू द रेक्टेंगुलर सरफेस एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। देखो ये सिचुएशन जो पिछले के जैसी है,
ये सिचुएशन जो पहले के जैसी है, एक्स वाई जेड पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, मैं वाई जेड प्लेन भी बना देता हूँ। यहाँ का जो एरिया वेक्टर होगा, है ना, पहली कंडीशन में A1 कितना है 0.2 आई कैप लिख देंगे, एंड थ्रू द सरफेस एरिया 0.3 मीटर पैरेलल टू एक्स जेड प्लेन। अब एक्स जेड प्लेन है तो मैं एक्स और जेड प्लेन में ही बना देता हूँ, यानी कि इधर कहीं, ठीक है। तो एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा A2 वेक्टर, तो A2 वेक्टर कितना 0.3 जे कैप, क्योंकि वाई की डायरेक्शन में ना। तो यहाँ से पूछ रहा है कि यहाँ से फ्लक्स कितना है, A रेशियो B है, A रेशियो B है, तो A की वैल्यू कितनी होगी, वेयर A इज इक्वल्स टू, अच्छा A की वैल्यू पूछ रहा है, अगर ये A रेशियो B है तो ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, ध्यान से देखो, ये आगे अपन क्या करते थे, 5 और 5 निकाल के दोनों का रेशियो निकाल देते हैं। तो यहाँ पे 5 कितना आ जाएगा, ई की वैल्यू आपके पास गिवन है, देखो आई वाली टर्म है तो आई वाली टर्म को आई वाली टर्म से मल्टीप्लाई करो, जे वाली को जे से मल्टीप्लाई करो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, आई थिंक फॉर्मूला लिखने की वापस जरूरत है नहीं, इतने होशियार हो आप, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.5 सॉरी 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू ई नोट इंटू 0.2, ठीक है। यहाँ से ये आएगा और इधर से 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो जे वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी, तो 4/5 ई नोट इंटू 0.3। अब इनका रेशियो लेना है, तो 5/5 विल बी इक्वल्स टू 3/5 E naught into 0.2 divided by 4/5 into E naught into 0.3। देखो E naught से E naught गया, 5 से 5 गया, वहाँ 0.6 और नीचे 1.2 पॉइंट उड़ा देते हैं, ये तो 1:2 आ गया। 1:2 आ गया तो वो बोल रहे हैं कि A रेशियो B है, तो A की वैल्यू बताओ, तो A की वैल्यू 1 है, A की वैल्यू 1 है, हम B की वैल्यू भी बता सकते हैं, B की वैल्यू 2 है, A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू 2, सिंपल है। हाँ, इस चीज पे आपकी कमांड है कि जैसे क्वेश्चन बोलता है कि वेक्टर है, वेक्टर से आपको डायग्राम बनाना आ गया, देन जरूर आप सोल्व कर जाओगे, ठीक है। अगर इन क्वेश्चंस पे आपकी कमांड नहीं है और बाय चांस इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन आता है, देन डेफिनेटली डिफिकल्टी फील होगी, क्योंकि पहले तो आप इस चीज को देख के डर जाओगे, ये क्या है ना। जैसे कि ये तो चलो सिंपल है, अभी क्यूब वाला क्वेश्चन आया था पीछे, उसमें तो वेरिएबल और था, तो बस थोड़ा सा कि हाँ अपन कर सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस रखना। और ये कॉन्फिडेंस कब रहेगा, जब हमने पहले से क्वेश्चन कर रखे होंगे, डेफिनेटली आप भी जो है अपनी सीट लेके जाओगे, नहीं तो कोई और लेके जाएगा, और क्या है ना? चलो आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि क्यूब इज प्लेस्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ई वेक्टर इज इक्वल्स टू 150 वाई स्क्वायर जे के। देखो वाई वाली टर्म आ गई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेरी कर रहा है, कौन सी डायरेक्शन में, सिर्फ और सिर्फ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है ना, लेकिन वेरिएबल है, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन वेरिएबल है, तो मेरे को कुछ ऐसे बनाना चाहिए ना, ऊपर जाते इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बढ़ रहा है, तो कुछ ऐसे बनाना चाहिए कि ऊपर जाते जाते जो है लाइंस की बीच की डिस्टेंस जो है वो कम हो रही है ना, अभी भी प्रॉपर नहीं है बट इस तरीके से शो करना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऊपर है। चलो, द साइड ऑफ क्यूब इज दिस, इस क्यूब की साइड जो है वो कितनी है 0.5 मीटर है, ओके ये भी बना दी लो। एंड प्लेस इन shown in the figure the charge inside the cube is, अब क्यूब के अंदर कितना चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और आपसे चार्ज पूछा है, इट मींस आपको क्या करना है, गॉस थ्योरम लगानी है, आपको क्या करना है, गॉस थ्योरम लगानी है, यानी कि फ्लक्स के दो फॉर्मूले होते हैं, उन दोनों फॉर्मूलों को आपस में इक्वेट करना है, सिंपल फंडा, ठीक है ना, सिंपल फंडा लगाएंगे और हमारा काम हो जाएगा। अब जब ऐसी चीज होती है कि क्यूब से फ्लक्स निकालना है, तो कैसे फ्लक्स कैलकुलेट किया जाता है, फ्लक्स कैलकुलेट किया जाता है कितना फ्लक्स जो है इन हो रहा है और कितना फ्लक्स आउट हो रहा है, ठीक है, या फिर सारी जो है सारी सरफेस से आप जो है फ्लक्स कैलकुलेट कर लो, सारी सरफेस से फ्लक्स कैलकुलेट कर लो और उन्हें टोटल फ्लक्स जोड़ के जो है चीज को आप सोल्व कर लो। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0.5 साइज दे रखा है ना इसका, 0.5 दे रखा है, तो यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ E1 बोलूँ इस नीचे वाली सरफेस पे, क्योंकि देखो बाकी सरफेस को डिस्कस करना मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्यों, क्योंकि बाकी सरफेस का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऊपर है, तो हर केस में जो है 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो फ्लक्स जीरो होगा, ठीक है ना, फ्लक्स कितना होगा, जीरो होगा, तो इनको करने की जरूरत नहीं है, जो वाई जिनका एरिया वेक्टर वाई डायरेक्शन में आएगा उनको करने की जरूरत है, यानी कि ये इन्होंने खुद सेट करके दे दिया, हिंट दे रहे हैं, बाकी को भूल जाओ, टाइम बचाओ अपना, है ना।
ठीक है, तो नीचे वाला का अगर आप एरिया वेक्टर निकालोगे लेकिन उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगा, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी 0, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गया। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 बोलता हूँ, मान लो कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपका कितना 150 इंटू वाई स्क्वायर। वाई की वैल्यू कितनी है, देखो कितना ऊपर जाएगा, 0.5 मीटर ऊपर जाएगा। 0.5 मीटर यानी 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये वैल्यू है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, तो obvious सी बात है यहाँ पे फ्लक्स कितना आना है, 0 आना है। और यहाँ वाला फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया वेक्टर निकालना पड़ेगा। ये लो यहाँ का एरिया वेक्टर कितना, E2 लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने E2 लिखा है। E2 विल बी इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1/2, ऑब्वियस सी बात है, मतलब 0.5 इंटू 0.5 मीटर स्क्वायर, है ना। जे के और लगा देता हूँ डायरेक्शन के साथ, ठीक है। ये चीज आपको थोड़ा सा छोटा लिख दिया, लेकिन मैंने साथ में बोला भी है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी मैं पूरा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो फ्लक्स कितना कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू E2 एंड डॉट A2, E2 डॉट A2। बाकी क्यों नहीं लिखा सर, बाकी इसने नहीं लिखा क्योंकि जीरो है, यहाँ पे एंगल जीरो हो रहा है बाकी चार फेसेस में, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है, तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। जहां मतलब था वहां पे लिख दिया। तो फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू E2 की वैल्यू कितनी है, 150 इंटू 1/4 जे कैप डॉट, ये कितना है 1/4 जे कैप, तो 5 विल बी इक्वल्स टू 150 डिवाइडेड बाय 8। ये आ गया। लेकिन अब फाई का एक फॉर्मूला और होता है। फाई का फॉर्मूला क्या होता है कि मान लो कि इसके अंदर चार्ज कितना है, क्यू है। अगर इसके अंदर चार्ज क्यू है, इसके अंदर चार्ज क्यू है, तो फ्लक्स का एक फॉर्मूला आप लिख सकते हो, फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये भी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये भी मतलब ये भी फ्लक्स और ये भी फ्लक्स, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 150/8 इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू विल बी इक्वल्स टू 150/8 इंटू एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 8.85 इंटू 10⁻12। तो अगर आप ध्यान से देखो कि ये वैल्यू जो है लगभग लगभग 1.1 के पास जा रही है, 1.1 के पास जा रही है। तो Q विल बी इक्वल्स टू 15 इंटू आपका 1.1 कितना हो जाएगा, देखो 15 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 15 इंटू 11 हो जाएगा 150, 165 हो जाएगा, 165 इंटू 10⁻12। तो हमने यहाँ पे ना एक मिस्टेक कर दी है, इसलिए अपना ये यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा, 150/16 हो जाएगा। तो 16 यहाँ भी आएगा 16, तो यहाँ पे बाई 2 कर दो तो इसका आधा आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, Q विल बी इक्वल्स टू 83 कर देते हैं ना, 83 इंटू 10⁻12। तो Q विल बी इक्वल्स टू 8.3 इंटू 10⁻11। ये आपका आंसर आ गया। ये आपका ऑप्शन नंबर बी में, कौन से ऑप्शन में, बी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन से क्या सीखा कि कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी चाहिए जल्दी जल्दी में, ठीक है। थोड़ा सा इस चीज का भी ध्यान रखें। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखो ये गजब क्वेश्चन है, ये गजब क्वेश्चन है। आई थिंक आप टर्म 1 की तैयारी कर रहे हो तो वहां भी ये पूछा गया होगा, कहीं ना कहीं आपके सामने आया होगा। A charge q is placed at one corner of the cube as shown in figure. The flux of electrostatic field E through the shaded area is. तो फ्लक्स आपको निकालना है, फ्लक्स आपको निकालना है। अगर आप ध्यान से देखो ना कि जब कोई भी पार्टिकल कॉर्नर पे रखा होता है तो वो तीन फेसेस को टच कर रहा होता है, ठीक है ना। जैसे कि कॉर्नर पे रखा है, तो ध्यान से समझना है इस चीज को थोड़ा सा, 1 2 और इसके ऊपर वाली 3, ये वहां पर कॉर्नर पे रखा है, तो 1 2 3, इन तीन फेसेस को टच कर रहा होता है, यानी कि इनके अंदर है। और कोई भी चार्ज जब किसी प्लेन के अंदर होता है, जैसे कि ये प्लेट है मान लो स्क्वायर प्लेट, और यहाँ पे चार्ज रखा है क्यू, तो इस प्लेट से जो फ्लक्स होगा वो जीरो होगा, बिकॉज जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है या तो इसके ऊपर से निकल जाएगी या इसके नीचे से निकल जाएगी, और या दूर से निकल जाएगी, इसको कट नहीं कर पाएगी। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है पास होती है, क्रॉस करती है, यानी कि कट करती है। तो 3 से तो जीरो हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका, ठीक है ना। बाकी जो 3 फेसेस है वहां से ये सिमेट्रिकल डिस्टेंस पे, अगर आप ध्यान से देखो तो बाकी जो 3 है वहां से ये सिमेट्रिकल डिस्टेंस पे है ना, सिमेट्रिकल डिस्टेंस पे है। ये वाली एक ये और एक ये। तो अगर आप सिमेट्रिकल डिस्टेंस पे, तो इन्होंने देखो एक साइड इसकी दे दी और एक साइड जो है इसकी दे दी। अब जैसा इस चार्ज के लिए ये वाला पॉइंट है,
जैसा इस चार्ज के लिए ये वाला पॉइंट है वैसा ही तो ये वाला पॉइंट होगा, यस या नो, वैसा ही तो ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि मैं इसको हटा के मैं इसको सेडेड कर दूं ना, और ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता, दोनों क्वेश्चन सेम ही है, दोनों क्वेश्चन सेम ही है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एग्जैक्टली आपके सामने ये है कि एक चार्ज जो है कॉर्नर पे पड़ा है, एक चार्ज जो है कॉर्नर पे पड़ा है, तो बताओ कि ईच फेज से फ्लक्स कितना होगा। तो ईच फेज से फ्लक्स कितना होगा मैं पूरा आपको डिटेल में बता रहा हूँ। जिन फेसेस को तो वो टच कर रहा है वहां पे फ्लक्स होगा 0, और बाकी तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बाकी तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो चार्ज का कितना पार्ट अंदर है, अगर वो कॉर्नर पे है तो, अगर कॉर्नर पे होता है तो उसका 1/8 पार्ट जो है क्यूब के इनसाइड होता है, इसकी वजह से फ्लक्स आएगा। तो सबसे पहले कि टोटल फ्लक्स इस क्यूब से कितना है, Q/8 एप्सिलॉन नॉट, Q/8 एप्सिलॉन नॉट। अब ये टोटल फ्लक्स कौन सी फेसेस से है, क्या 6 की 6 फेसेस है, नहीं, ये जो फ्लक्स है वो 3 फेसेस से है, जो उस चार्ज को टच नहीं कर रही है, ठीक है, उस चार्ज के कांटेक्ट में नहीं है। कैसा है, यूनिफॉर्म तरीके से होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एक फेज से पूछा है, एक फेज से पूछा है, सिंस यहाँ पे ऑप्शन के अंदर 0 नहीं है तो वो जिनको टच कर रहा है तो वो तो नहीं होगा, तो यही होगा। तो ये जो है टोटल 3 फेज से पास हो रहा है, टोटल 3 फेजेस से पास हो रहा है। तो एक फेज से कितना पास हो जाएगा, Q/8 एप्सिलॉन नॉट बाय 3, यानी Q/24 एप्सिलॉन नॉट, Q/24 epsilon naught. Option number A will be the answer for this question. I hope you understood. Let's move toward the next question. ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ना। चलो, क्या बोल रहा है, एक सॉलिड मेटल स्फीयर है जिसकी रेडियस आपको r दे रखी है और जिसपे चार्ज q है। मेटल स्फीयर है यानी कि कैसा है, कंडक्टर हो गया, कंडक्टर हो गया। अब कुछ प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए, मैं लिस्ट कर दूंगा यहाँ पे, अभी क्वेश्चन को समझने में ध्यान देते हैं। ये कंडक्टर हो गया ना, आर रेडियस वाला अंदर पड़ा है, ये देखो, ये अंदर, ये वाला पोर्शन दिख रहा है जो मैं हाईलाइट किया अभी, यहाँ पे ये आर रेडियस का है और इस पे टोटल चार्ज क्यू है, और एक कंडक्टिंग स्फीयर है। कंडक्टिंग स्फीयर है तो उससे क्या होगा समझाता हूँ। आगे क्या है कि ये जो है कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल जिसकी इनर रेडियस a है, आउटर रेडियस b है, उसके अंदर इनक्लोज्ड है। ओके, आगे क्या बोल रहा है कि आपको बताना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका अप्रोक्सीमेट वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कैसा होगा, ठीक है ना, मतलब फ्रॉम द सेंटर कैसा होगा, ये आपको चीज बतानी है। सबसे पहली चीज तो पता होनी चाहिए कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि अंदर कंडक्टर है कहां तक, r रेडियस तक, उसके बाद जब तक a रेडियस नहीं हो जाती तब तक तो कंडक्टर नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद फिर क्या आ गया, अरे सॉरी, उसके बाद b रेडियस तक तो है, कंडक्टर आ गया, स्फीयर नहीं बना, सो सॉरी फॉर दैट। b रेडियस तक तो है, फिर से क्या आ गया, कंडक्टर आ गया, मतलब इसके अंदर फिर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। वो कैसा होगा, वो तो बस वही पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला। तो कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, मैं रीजन बना दूं, देखो ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी, यानी कि 0 से लेकर कैपिटल R तक 0 होगी, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ये भी देखो कंडक्टर है ए से भी, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अगर आप ये दोनों चीजें चेक कर लो ना तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये दोनों चीजें चेक कर लो कि 0 से R तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, और ए से बी तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। अगर ये चीजें चेक कर लो तो ये सवाल हो गया। ध्यान से देखो, बाकी मैं बताता हूँ कि ये सब वेरिएशन क्यों है, तो ये चेक करके आपको सवाल करा देते हैं। देखो ध्यान से देखो, 0 से R तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ए से बी तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है, लिस्ट में रखना चाहिए, हो सकता है। यहाँ पे 0 से R तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0, बट ए टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, कट गया। 0 से R तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ए टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, हाँ रख सकते हैं। 0 से R इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, ये कट गया, ठीक बात, ठीक बात। अब ऑप्शन बचे ये दो, इन दो ऑप्शन के बीच में लड़ाई बची। यहाँ की यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बोल रहा है कि 0, थर्ड वाला ऑप्शन बोल रहा है कि 0, लेकिन 0 नहीं होगा क्योंकि वहां पे तो कंडक्टर नहीं है। 4 से अगर आप यहाँ पे गॉसियन सरफेस बना के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, जैसा कि आप डेरिवेशन में करते हो, तो आ जाएगा वैल्यू। तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर।
ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। बाकी मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ। ध्यान से देखो कि अगर मान लो कि इस रीजन में मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मैं क्या करूंगा, यहाँ से r डिस्टेंस पे जाऊंगा और एक इमेजनरी स्फीयर कैलकुलेट कंसीडर कर लूंगा, इससे फ्लक्स कैलकुलेट करूंगा। फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी, ई इंटू इसका एरिया 4 पाई r स्क्वायर। तो किसके बराबर होगा, इसके अंदर जो चार्ज है q ओवर एप्सिलॉन नॉट के, तो E विल बी इक्वल्स टू q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। किस रीजन में, इस बीच वाले रीजन में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है ऐसा होना चाहिए, ई और आर में रिलेशन। और बाहर जाऊंगा यहाँ पे, तो यहाँ से बाहर जाके फिर एक सर्कल बना लूंगा, तो उसके अंदर भी कितना चार्ज आएगा, क्यू आएगा, फिर से सेम रिलेशन आएगा, फिर से सेम रिलेशन आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। वैसे क्वेश्चन देखने में जितना ना डरावना है ना, उतना है नहीं। जिस बच्चे को मतलब थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है, तो वो तो बिना पेन चलाए इस क्वेश्चन को सोल्व कर देगा। ठीक है, बाकी अगर आप ये नहीं कर सकते थे इससे पहले, तो आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया। अगर ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आएगा तो आप जरूर कर जाओगे। हो सकता है कि वो बी से ए वाला रीजन भर दे, अगली बार उसको खाली कर दे, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो बेसिक प्रॉपर्टी याद रखें। बेसिक प्रॉपर्टी सीधी सी ये है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। क्यों होती है, क्योंकि वो अपने चार्जेस को इस तरीके से एडजस्ट कर लेता है कि अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जेईई मेंस 2021, थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सारा पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ लेते। 31 अगस्त को आया था ये। क्या बोल रहा है कि द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंटरिंग इनटू अ गॉसियन सरफेस प्रोवाइड नेगेटिव फ्लक्स, प्रोवाइड अ नेगेटिव फ्लक्स। बिल्कुल सही बात है कि अगर गॉसियन सरफेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गॉसियन सरफेस के अंदर की तरफ घुस रही है, इसका मतलब पक्की बात है कि वहां पे जो चार्ज होगा कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। वहां पे जो चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज होगा, उस केस में Q विल बी इक्वल्स टू माइनस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये स्टेटमेंट सही है। अपने को क्या करना है, इनकरेक्ट चूज करना है ना, इनकरेक्ट चूज करना है। तो भाई फर्स्ट वाला तो नहीं है, फर्स्ट वाला जिस ऑप्शन में वो काट दो, डी ऑप्शन नहीं हो सकता है इसका आंसर, है ना। आगे बढ़ते हैं। A charge q is placed at the center of a cube. The flux through all the face will be same. obvious सी बात है, ये चीज तो डिस्कस करके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, बिकॉज सिमेट्री। ठीक है ना, बिकॉज सिमेट्री, अगर सेंटर पे है तो हर जगह से फ्लक्स सेम रहेगा। दूसरा भी सही है, पहला भी सही है। दूसरा वो बी ऑप्शन भी कट गया, लो बी ऑप्शन भी कट गया। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक field, the net flux through a closed Gaussian surface containing no charge, no net charge is zero. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, कहीं पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्लोज गॉसियन सरफेस, अगर आप यहाँ पे स्फेयर रख दो, मान लो कि क्लोज गॉसियन सरफेस, तो बोला कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जाएगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर भी आ जाएगी। फाई इन और फाई आउट बराबर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है जीरो होगा इस केस में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ये भी सही है। अब तो एक ही ऑप्शन बच गया, फोर्थ को गलत होना ही पड़ेगा ना। जस्टिफाई भी कर लेते हैं। When the electric field line is parallel to Gaussian surface, is provide a finite non-zero flux. Finite non-zero flux ऐसे कैसे, ये Gaussian electric field lines is parallel to Gaussian surface. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर Gaussian surface के क्या है, पैरेलल है, तो इट प्रोवाइड अ फाइनाइट नॉन जीरो फ्लक्स। ये चीज नहीं हो सकती कि पैरेलल है ना। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, फील्ड लाइंस पैरेलल है तो, और एरिया वेक्टर कहाँ आ रहा होगा, बाहर की तरफ आ रहा होगा। तो अगर फील्ड लाइंस और गॉसियन सरफेस पैरेलल हो जाती है, तो जो एंगल है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर वो 90 डिग्री हो जाएगा। जैसे ही वो 90 डिग्री होगा, फ्लक्स क्या होता है, ई ए कोस थीटा, कोस 90 जीरो हो जाएगा, तो फ्लक्स विल बी जीरो। ये बोल रहा है कि नॉन जीरो, तो ये भाई साहब गलत हो गया। ठीक है ना, गलत हो गया। मान लो कि किसी को पता नहीं चलता कि फोर्थ गलत, फिर भी वो इस क्वेश्चन को कर सकता है, तो फोर्थ वाला गलत हो गया। तो यानी कि सी ऑप्शन की फोर्थ ओनली, ये आपका सही है, ये आपका सही है। तो इस क्वेश्चन जो स्टेटमेंट 4 है वो गलत है, बट इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी है ना। चलो आगे चलते हैं। इतने क्वेश्चन थे आपके गॉसियन। इसी के साथ आपने सेशन देखा तो थैंक यू वेरी मच। नोट्स आपको जो है मिल जाएंगे, टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, सारी चीजें मिल जाएगी, बिंदास आप जो है। अब नेक्स्ट जो है कैपेसिटर का वीडियो लेक्चर अपलोड होगा, तो आप उससे पहले जो है थ्योरी वगैरह सारी चीजें पढ़ के रेडी रहें, ताकि हम उसको भी अच्छे से कर सकें। मतलब आप अच्छे से कर सको, जो डाउट आए वो चीज देख सको। ठीक है, अपने पेन को चलाते रहें, तभी आप
कुछ कर पाएंगे जेई मेंस के अंदर। चलो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहो और मचाते रहो। थैंक यू वेरी मच।